आज की डेट लगाओ 23, लेक्चर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 4th पार्ट। हमको पढ़ना है डाइइलेक्ट्रिक्स। ये क्या होते हैं? इसमें डैश लगा के तुम लिख सकते हो। The insulating substances, the insulating substances such as पेपर जिसपे तुम लिख रहे हो, रबर जिससे तुम मिटाते हो, वुड, प्लास्टिक, ग्लास, प्योर वाटर। जिन बच्चों को नहीं पता, प्योर वाटर इज इंसुलेटर, यानी पानी में अगर कुछ मिला नहीं हो तो पानी करंट कंडक्ट नहीं करता, एटसेट्रा etc. dot are called dielectrics। इन सभी को हम कहते हैं dielectrics। And according to their support, for electrical properties, comma, we define a constant। हम एक constant define करते हैं। According to their support for electrical properties, comma, we define a constant for each of them। उनमें से हर एक के लिए हम एक constant define करते हैं। कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को ज्यादा सपोर्ट करता है, कोई कम सपोर्ट करता है। अकॉर्डिंगली इनके लिए कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है, known as dielectric constant। We define a constant for each of them, comma, known as a dielectric constant। ब्रैकेट में सिंबल बनाओगे कैपिटल K। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसको किससे दिखाते हैं? कैपिटल K से। नीचे अलग एक लाइन में इसकी वैल्यू मेंशन करोगे, K greater than equal to 1, less than equal to infinity। इसे तुम लिंक कर सकते हो ऐसे सभी कांस्टेंट जो तुम पढ़ चुके हो, जिससे वो भी याद रहे, रिवाइज हो जाए। 11th क्लास में तुमने पढ़ा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, स्मॉल e, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ फॉर कॉलिजन। The small e की वैल्यू 1 for perfectly elastic collision and small e is 0 for perfectly inelastic collision। इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में चेंज होती है। ऐसे और भी मिलते जुलते कांस्टेंट और आगे पढ़ोगे। जैसे एक आएगा कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, तो उसकी वैल्यू भी 0 से 1 के बीच वेरी करेगी। जहां पर ऐसे सोलो टर्म्स जहां पर म्यूचुअल इंडक्शन होता है, म्यूचुअल इंडक्शन का होता है ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में क्या होता है? दो कॉइल्स होती हैं। एक कॉइल में अगर करंट चेंज होती है तो दूसरी कॉइल में करंट अपने आप इंड्यूस हो जाती है। तो दोनों कॉइल में कितना इफेक्टिव मैग्नेटिक लिंक होगा, इसको बोलते हैं कपलिंग। ऐसे नई नई टर्म है, सुनते जाओ ऐसे। तो मैग्नेटिक कपलिंग जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग उतना ही ज्यादा होगा। अगर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग 1 है, मतलब मैग्नेटिक कपलिंग इज परफेक्ट। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग अगर 0 है, मींस मैग्नेटिक कपलिंग इज यूजलेस, कोई लिंक नहीं। ऐसे करके तो ऐसे कई कांस्टेंट, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने डिफाइन किया। अब इसकी भी एक इमेज माइंड में हमको क्लियर चाहिए, इससे रिलेटेड सारी टर्म्स। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ज्यादा होता है, फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, फ्लक्स, ये सब घट जाते हैं, 1/k टाइम्स हो जाते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में आता है।
एप्सिलॉन आर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही बात। हमें पढ़ने टाइप्स। डाइलेक्ट्रिक तो हमने पढ़ा, समझ गया कि समझ में आ गया कि भाई डाइलेक्ट्रिक क्या है, जितने भी इंसुलेटर है सब डाइलेक्ट्रिक्स। अब कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को कम सपोर्ट करता है, कोई ज्यादा सपोर्ट करता है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ऐसे समझो, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड को सहने की अलग अलग क्षमता होती, जिसको हम डिफाइन करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। उसको आगे पढ़ेंगे तो अकॉर्डिंगली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उनका अलग अलग होता है। तो उसको मैं क्लेरिफाई करूंगा प्रैक्टिकल एग्जांपल से। पहले टाइप्स पढ़ते हैं, सब हेडिंग टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक कितनी तरह का होता है? टाइप्स। तो दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। बोर्ड में क्वेश्चन आता है 2 नंबर में विद एग्जांपल, तुमसे बोलते हैं डिफरेंशिएट करो कितनी तरह के डाइलेक्ट्रिक्स और उनके बीच डिफरेंशिएट करो, टाइप्स बताओ। तो टाइप्स में फर्स्ट पोलर, POLAR, पोलर। अब पोलर नाम से तुम्हारे माइंड में क्या आता है? एक तो पोलर कंपनी आती थी, पोलर फैन, डबल बॉल बेयरिंग, अगर तुझे विज्ञापन देखो। पोलर, तुम्हारे दिमाग में दूसरी बात आती है पोल्स, पोलर बियर, ध्रुवीय भालू। पोलर का मीनिंग एक्चुअल में होता है वन साइडनेस, कुछ एक तरफापन उसमें आ जाए, पोल्स डेवलप हो जाए। जिसमें पोल्स हो वो क्या है? पोलर। तो डाइलेक्ट्रिक में पोल्स होने का मतलब क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट है, डाइपोल बन रहे। तो पॉजिटिव नेगेटिव अगर सेपरेट है, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड नहीं करता, तो हम क्या बोलेंगे? इसमें पोलैरिटी डेवलप हो गई है, यानी वो कैसा है? पोलर। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर कोइंसाइड करता है तो हम बोलते हैं नॉन पोलर। तो पोलर में डैश लगा के लिखोगे इन देयर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इन देयर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, comma, the center of negative charge, the center of negative charge do not coincide with center of positive charge. Center of negative charge do not coincide with the center of positive charge. और एग्जांपल याद रखना है, तो तुम बता सकते हो एग्जांपल? पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल बताओ। वाटर, वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, HCl भी है, यहाँ पे हम लिखेंगे वाटर, H2O। H2O पोलर है, उसमें दो डाइपोल है, और पोलर होने के कारण उसमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या कैरेक्टरिस्टिक है? उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई है, K की वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने से उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक आ गई? अभी मैंने बोला था कि अगर K ज्यादा होगा तो फोर्स 1/K टाइम्स हो जाएगा। पानी में अगर चार्जेस को रख दिया तो उनके बीच फोर्स बहुत कम हो जाता है। तो वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट, जल एक अच्छा विलायक है, चीजों को अपने अंदर घोल लेता है, क्योंकि पानी में रखने पर फोर्स बहुत बहुत कम हो जाता है। ये लॉजिक। सेकेंड, नॉन पोलर, दूसरी कैटेगरी नॉन पोलर। नॉन पोलर में डैश लगा के तुम लिख सकते हो। तुम प्रेडिक्ट करो क्या होना चाहिए। तो सिमेट्री में जैसे तुमने पोलर के लिए लाइन इमेज लिखी, हाँ, इसमें कोइंसाइड नहीं करेंगे कि करेंगे? ओके, करेंगे, कोइंसाइड करवा दो। In their atoms and molecules, the center of positive charge, in their atoms and molecules, the center of positive charge coincides with the center of negative charge. Example? CO2। हमें सिर्फ वही एग्जांपल कोट करना है जो एनसीईआरटी में दिया हो। CO2 का मॉलिक्यूल लीनियर, लीनियर तो
डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। जब तुम कोई चीज लिख रहे हो तो तुम दो तरह से लिख रहे हो, एक तो सुनकर डिक्टेशन और एक देखकर, बोर्ड पर देखकर। अभी सुबह सुबह आते आते सेकेंड क्लास में मेरा छोटा बेटा जो है सेकेंड में है ना, बड़ा बेटा 12th में, तो उसका कुछ होमवर्क बाकी था। मैडम ने बोल दिया कि भाई बिना होमवर्क किए आएगा तो मत आना, ये डांट पड़ेगी। तो उसकी सिचुएशन नहीं थी वो कंप्लीट कर पाए, तो उसका होमवर्क उसकी मम्मी ने बोला कि आप करो। तो मैं उसका होमवर्क कर रहा था सुबह सुबह। हिंदी में कुछ 4 दिन वो छुट्टी हो गई थी, बीमार हो गया था, तो उसकी वजह से वो पेंडिंग वर्क था, उसको रिवाइज करवाया। अब होमवर्क करने में हिंदी का अब तरीका क्या रहेगा? अगर मुझे लिखना है तो अगर मैं एक वर्ड पढ़ता हूँ फिर लिखता हूँ, फिर अगला वर्ड पढ़ता हूँ फिर लिखता हूँ, तो फिर तो पॉसिबल नहीं है। एक बार में पूरा सेंटेंस अगर मैं समझ लेता हूँ कि क्या लिखा हुआ है, राम छत पर क्यों गया था, पूरा एक बार में पढ़ लिया मैंने, तो अब मैं नीचे लिख सकता हूं राम छत पर क्यों गया था, और फिर उसका उत्तर एक बार में पढ़ लिया। और अगर मैं एफिशिएंसी बढ़ाना चाहता हूं तो प्रश्न के साथ उत्तर भी एक बार में समझ लूं, फिर मुझे दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, मेरी स्पीड बढ़ जाएगी अब जब मैं लिखूंगा। तो तुम्हारे पास भी दो तरीके हैं। अगर तुम इन्वॉल्व हो जाते हो तो फिर अब हमारा माइंड प्रेडिक्ट करने लगता है, हमारा इन्वॉल्वमेंट आ गया उसमें। एक तो बिना इन्वॉल्व हुए लिखना है, बिना इन्वॉल्व हुए लिखना है, तुम्हारा माइंड फ्री है, तुम कुछ सोच रहे हो, बैठे कहीं हो, सोच कहीं और चल रही है। और अगर तुम इन्वॉल्व हो गए तो तुम्हारी सोच भी उसके साथ जुड़ गई। तो जब भी तुम यहां पर लिखते हो कोशिश करो, रैम बढ़ाना इसी को कहते हैं। तुम्हारी जो रैम है वो कब बढ़ेगी? जब एक बार में ज्यादा तुम प्रेडिक्ट कर पाओगे, समझ के लिख पाओगे। तो जैसे एक सेंटेंस था, ऊपर सिमेट्री में अगला सेंटेंस लिखना था, तो इसमें अब तुम्हारा अगर इन्वॉल्वमेंट है तो तुम खुद ही प्रेडिक्ट कर सकते हो पूरी बात। और इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो खाली सुनोगे लिखोगे, सुनोगे लिखोगे, उसमें स्पीड कम हो जाएगी। और अगर प्रेडिक्ट करना शुरू कर दोगे, इन्वॉल्व हो जाओगे, तो स्पीड तुम्हारी बढ़ जाएगी। दिस इज बेसिक डिफरेंस। अच्छा, मैं जो भी एग्जांपल बताऊं ये मैंने कोई बना के नहीं बताया, ये फैक्ट है, मैं अभी होमवर्क करके आया हूं, ठीक है। एग्जैक्ट जितनी भी बातें मेरी क्लास में होती सब सच होती। तो वापस यहाँ लौटते हैं, हम देखा कि दो तरह के डाइलेक्ट्रिक, पोलर एंड नॉन पोलर। तो अब इनके दो एग्जांपल हमने एक एग्जांपल तैयार किया, वाटर एंड CO2। अब मान लो कोई नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है और मैं उसको पोलराइज करना चाहता हूं, तो तरीका क्या रहेगा और उस प्रोसेस को नाम क्या देंगे? तो अगर थोड़ा सा हम प्रेडिक्ट करें, अनपोलर को नॉन पोलर को पोलराइज करने का प्रोसेस बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई हेडिंग, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। देखो ये सारी चीजें प्रेडिक्टेबल है, जहां तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट आया तुम सब कुछ अपने आप समझ में आएगा, प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एक प्रोसेस हो गया। डेफिनेशन वाइज अगर देखें तो क्या है? प्रोसेस है, पोलराइजेशन हो रहा है। क्या होगा इसमें? डाइलेक्ट्रिक पोलराइज होगा। अब जो पोलर है पहले से उसको तो पोलराइज कर नहीं सकते, नहीं, कौन सा होगा? नॉन पोलर पोलराइज होगा। नॉन पोलर पोलराइज होने का मतलब है नेगेटिव चार्ज का सेंटर, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, डिपार्ट हो जाएंगे। एक वर्ड यूज करते हैं जैसे ट्रेन के लिए डिपार्चर, तो वैसे हम बोलते हैं डिपार्ट, अलग अलग हो जाएंगे। Definition लिखोगे, when we place in non-polar dielectric, when we place in non-polar dielectric inside external electric field, inside external electric field, देखो पोलराइज करने के लिए, बायस करने के लिए एक वर्ड और यूज करो, बायस। बायस यानी अगेन पोलराइजेशन, सॉर्ट ऑफ पोलराइजेशन, पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट करना। उसके लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स चाहिए। पोलराइज अपने आप तो नहीं होगा। कोई व्यक्ति है, उसके विचारों को तुम एक डायरेक्शन देना चाहते हो कि ये इस तरह से सोचे,
तो उसको बायस करने के लिए, उसको पोलराइज करने के लिए एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए जो उसको समझाए, उसकी सोच को उस डायरेक्शन में ले जाए। तो वैसे यहां पर हमें बायस करने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बाहर से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस क्या होगा? ये अभी नॉन पोलर है, इसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, माइक्रोस्कोप से देखो नजर आ रहे हैं तुम्हें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये पेन, माइक्रोस्कोप से तुमने देखा ये न्यूक्लियस और ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये सिचुएशन। अब क्या हुआ, तुमने इसके पास कोई चार्ज ऑब्जेक्ट लाके रखा या फिर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का मतलब यहां कहीं पॉजिटिव चार्ज का सोर्स है, यहां कहीं नेगेटिव चार्ज का सोर्स है और फील्ड लाइंस इस तरह से जा रही, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने ऐसे ही बना दिया रफली, अदरवाइज तुम्हें पता है कि अगर ये डायरेक्ट्रिक है तो कैपिटल के डिसाइड करेगा कि इसमें से होकर कितनी लाइंस जाएंगी इंड्यूस चार्ज के हिसाब से। इफेक्ट क्या हुआ, ये पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था इसका शेप कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना इधर ज्यादा है, उधर कम है, तो हम बोलेंगे इसमें पोलराइजेशन हो गया। पॉजिटिव उधर चले जाएगा, अगर मोटे तौर पर दिखाएं तो होगा ये कि पॉजिटिव यहां पर और नेगेटिव यहां पर, पॉजिटिव यहां पर, नेगेटिव यहां पर। अभी एक दूसरे के अट्रैक्शन में बंधे हुए हैं, अलग सेपरेट नहीं हुए। सेपरेट हो जाएंगे तो प्रोसेस का नाम अलग हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो गए, फ्री हो गए, तो हम बोलेंगे आयनाइजेशन हो गया। केमिस्ट्री में तुम पढ़ते हो आयनाइजेशन। अभी आयनाइजेशन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ पोलराइजेशन हुआ है। तो पॉजिटिव नेगेटिव का सेंटर सेपरेट हो गया, तो ये प्रोसेस, इसको क्या बोला हमने? डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो कंप्लीट करोगे स्टेटमेंट जहां तक तुमने लिखा है। तुमने लिखा है व्हेन वी प्लेस इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इनसाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, comma then the center of negative charge in its atoms and molecules, the center of negative charge in its atoms and molecules get departed from center of positive charge, get departed from center of positive charge through the process dielectric polarization। तो जो corresponding process है उसका नाम है dielectric polarization। अंडरलाइन कर दोगे वर्ड dielectric polarization। स्टार्टिंग भी उससे की थी तुमने, एंड भी उससे। पोलराइजेशन की अगली स्टेप तुम्हें पहले से समझ में आ गई। जैसे कोई पिक्चर आई धूम 2, अब उसमें ट्रेलर बता दिया, एंड जब हुआ तो कि धूम 3 भी बनेगी। तो यहीं पर तुम्हें ट्रेलर मिल गया कि पोलराइजेशन के बाद अगला प्रोसेस क्या है? आयनाइजेशन। तो ऐसे ये सब आइडिया हमें कब लगता है? जब हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है। आयनाइजेशन अगर हो गया तो ये डाइलेक्ट्रिक, जो कि एक इंसुलेटर था, नॉन कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं कर रहा है, ये क्या बन जाएगा? कंडक्टर, बिकॉज फ्री चार्ज कैरियर अवेलेबल हो गए। आयनाइजेशन होने के बाद उसके पास चार्ज कैरियर है, और चार्ज कैरियर है तो चार्ज लेकर जाएंगे, और चार्ज लेकर जाएंगे तो कंडक्शन होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस आ जाएगा। तो अगली जो टर्म है, एक्चुअल में अगर कोई इंसुलेटर बैड कंडक्टर गुड कंडक्टर बन जाता है तो हम बोलते हैं इसका ब्रेकडाउन हो गया। एक बुरा व्यक्ति यदि अच्छा व्यक्ति बन जाता है तो हम बोलते हैं इसका हृदय परिवर्तन हो गया। पुरानी ऐसी कई कहानियां तुम पढ़ते हो कि कोई बुरा व्यक्ति संपर्क में आया, विश्वामित्र के बारे में प्रसिद्ध है, हालांकि वो गलत बात है ना। एक्चुअल में बहुत सारे मिथ, मतलब बीच में गप्पें जोड़ दी गई हैं कि वो डाकू थे और फिर बाद में जो है हृदय परिवर्तन हो गया और साधु हो गए। अपनी मर्जी से लोगों ने कई कहानियां बना दी। तो जैसे हृदय परिवर्तन हो जाता है पूरे व्यक्ति का, वो अच्छा व्यक्ति बन जाता है, वैसे ही बैड कंडक्टर
गुड कंडक्टर बन जाता है आयनाइजेशन होने के बाद। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन। तो नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, अगली टर्म डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। When applied electric field is increased, हम क्या कर रहे हैं, इस फील्ड के मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहे हैं। मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएंगे तो इनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते डिटैच हो जाएगा। एक कंडीशन ऐसे एकदम बोलेंगे ब्रेकडाउन हो गया। When applied electric field is increased to such a level that applied electric field is increased to such a level that negative charge get departed from positive part of atom, positive part of atom, that is I dot E dot, that is ionization take place comma, then it is called dielectric breakdown, then it is called dielectric breakdown. Next term, dielectric strength, हमें डिफाइन करना है dielectric strength। किसी डाइलेक्ट्रिक में कितनी स्ट्रेंथ है, कब तक वो सह सकता है विदाउट ब्रेकडाउन, कब तक वो इंसुलेट कर सकता है, कब तक वो बैड कंडक्टर बना रह सकता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब इसको लाइव एग्जांपल से समझो। तुम सड़क पे जा रहे हो, तुमने ऊपर देखा बिजली के तारों को, खंबे पर बिजली के तार चल रहे, कुछ नीचे कम दूरी पर यानी कुछ नीचाई पर, नीचे कुछ तार है, कुछ तार ऊपर है ज्यादा ऊंचे। जो ज्यादा ऊंचे हैं वो सिर्फ 3 तार है, जो नीचे है वो कम से कम 4 तार है या 5 तार हो सकते हैं। 5 तार होते हैं तो 3 तो होते फेज वायर 220 वोल्ट जिनमें दौड़ रहा है, जहां से हमारे घर का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। 3 तार 3 फेज, चौथा तार न्यूट्रल, पांचवा अर्थ, इस तरह से 5 तार होते हैं। और थोड़ा ऊंचाई पर अगर चल रहे तो सिर्फ 3 तार है, वो तीनों फेज है, वो हाई टेंशन लाइन। हाई टेंशन लाइन में 11,000 वोल्ट है घर के आसपास। और ज्यादा वोल्ट वाली जो लाइन होती है, जो मेन ग्रिड स्टेशन से सिटी सब स्टेशन तक जाती है, उसमें होते हैं 33,000 वोल्ट, 33 किलो वोल्ट या 44 किलो वोल्ट। ऊंचाई बढ़ा देते हैं उसके हिसाब से। तो अभी जब तुम बिजली के तार देखो तो गौर करना, जितने ज्यादा वोल्टेज होगा उतनी ज्यादा हाइट होगी इसकी। तो वो जो 11,000 वोल्ट वाली लाइन है, उसमें 2 तारों के बीच जो गैप रखा गया है हवा में, हवा कैसी है, इंसुलेटर या कंडक्टर? इंसुलेटर। नहीं तो अभी मुझे करंट लग जाता वहां पे, बीच में हवा, बैड कंडक्टर, इंसुलेटर। तो जो गैप रखा गया है वो अराउंड 1 फीट टू 1.5 फीट, 1 से 1.5 फीट है वो गैप 2 तारों के बीच। यही 3 तार तुमने फिर देखा, गौर किया हो तो कई जगह अंडरग्राउंड कर दिया केबल को, हाई टेंशन लाइन को भी अंडरग्राउंड जमीन में। और उस केबल को तुम देखोगे, सब मोटा सा पाइप है काले से रंग का, उसको ध्यान से उसका एंड देखोगे तो 3 तार बिल्कुल सटे हुए चल रहे हैं उसमें, अटैच पास सेपरेटेड बाय नायलॉन इंसुलेटर। हवा में वो गैप हमें रखना पड़ रहा है 1 फीट से 1.5 फीट, जबकि उस केबल के अंदर जब हमने नायलॉन इंसुलेटर लगा दिया तो गैप कम रखना पड़ रहा है। व्हाट डज इट मीन? बेटर इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं हो रहा उसका।
हवा में अगर ये तार पास पास आते हैं तो भले टच नहीं हो, ज्यादा पास आ गए तो बीच की एयर उसका आयनाइजेशन हो जाता है, आयनाइजेशन होके चार्ज जंप कर जाता है, स्पार्किंग हो जाती है। कभी जब तेज आंधी चलती है तो तार हिलते हैं, तार हिले और पास पास आ गए तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, स्पार्किंग होकर, क्योंकि इंटरवेनिंग एयर का आयनाइजेशन हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। पर वो नायलॉन इंसुलेटर का नहीं हो रहा है। इससे हमें पता चलता है कि नायलॉन इंसुलेटर की इंसुलेट करने की एबिलिटी एयर की इंसुलेट करने की एबिलिटी से ज्यादा है। अगर मुझे लाइव वायर पकड़कर काम करना है, कुछ बिजली का काम करना है चालू लाइन में, मान लो इसमें कुछ खराबी आ गई, मैं बिजली बंद नहीं कर सकता, चालू लाइन में काम करना है, मैंने रबर सोल के शूज पहने हुए हैं तो ठीक है, मैं हाथ लगा सकता हूँ, मैं भी लाइव वायर को हाथ लगा सकता हूँ ऐसे निकालकर, मुझे शॉक नहीं लगेगा। यहाँ पे जो लाइव वायर है उसमें हाथ लगा सकता हूँ, मुझे शॉक क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज आई एम इंसुलेटेड। 220 वोल्ट तक के लिए ओके है, या रबर के दस्ताने पहन के मैं काम कर सकता हूँ। पर क्या मैं 11,000 वोल्ट की लाइन को रबर के दस्ताने पहनकर या शूज पहनकर छू सकता हूँ? नहीं, बिकॉज दिस मच इंसुलेशन इज इनसफिशिएंट। वो भी मैं तुम्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर 11,000 वोल्ट की लाइन पे काम करना है मुझे, कुछ भी, फॉर एग्जांपल मेरे घर के वहां से 11,000 वोल्ट इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, कोने का मकान है, दो साइड से 11,000 वोल्ट से गिरा हुआ है, हाई टेंशन लाइन। तो जब काम चला, प्लास्टर वगैरह हुआ, तो कारीगर ने काम करने से मना कर दिया, बोला ये तो नेचुरल सी बात है, जान का खतरा है। अब होने को तो ठीक है, मेरे साथ में जो इंजीनियर बने थे वो आरसीबी में है, पर शटडाउन लेना पर्सनल वर्क के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि भाई बिजली बंद करा दे इतनी देर के लिए, बाकी सब पूरे मोहल्ले की, पूरे क्षेत्र की बिजली बंद हो जाए, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो सॉल्यूशन हमने क्या निकाला? लकड़ी का मचान बनाया पहले, यानी अर्थ से अपने आप को इंसुलेट करने के लिए बल्लियां लगाकर लकड़ी का मचान बनाया। लकड़ी का मचान बनाने के बाद उस पर ये रबड़ वाले पावदान होते हैं, तुमने देखे गोल गोल ऐसे कटे हुए रहते हैं, काले रंग के पावदान होते हैं रबड़ वाले, काफी मोटा होता है। ऐसे 2 पावदान उस पर रखे लकड़ी के मचान पर। फिर मेरे पास जो सबसे मोटे सोल के शूज थे वो मैंने पहने, है ना। वैसे बिजली वाला ठीक है, पैसा देगा तो काम करेगा वो, पर इसमें क्या है, जान का खतरा है। जब तुम इंजीनियर बन जाओगे तो समझोगे कि कहीं पर भी जान का खतरा है तो हम ये रिस्क दूसरे के ऊपर नहीं डालेंगे। हम अपनी जान का खतरा तो ले सकते हैं, दूसरे की जान का खतरा हम नहीं ले सकते। तो वो रबर सोल के जो शूज है वो पहने मैंने। पहनने के बाद अब बिजली वाले जो था हमारा, उसने भी मदद की, उसकी भी मदद ली, और उनके ऊपर पहले तो प्लास्टिक का पतला वाला पाइप वो चढ़ाया, फिर उसके ऊपर मोटा वाला पाइप चढ़ाया। आज भी वो लगे हुए पाइप, हालांकि ये बात कितनी पुरानी हो गई, 6 साल 7 साल पुरानी हो गई बात, 7 साल 8 साल पुरानी हो गई, 7 साल हो गए इस बात को। तो वो चालू लाइन में फिर रबर के ग्लव्स भी लेके आया मैं उससे, जो बिजली वालों के पास होते हैं। मेरा दोस्त आरसीबी में है तो उसने वो ग्लव्स तो मेरे को दे दी, शटडाउन वो नहीं दे पाया, तो शटडाउन तो नहीं कर पाया। तो चालू लाइन में वो प्लास्टिक के पाइप जब चढ़ा रहे थे तो फील्ड महसूस हो रहा था, मचान पे चढ़ने के बावजूद फील्ड महसूस हो रहा था उस लाइन के पास जब हाथ ले जाते थे। जैसे टीवी के सामने हाथ ले जाते, स्क्रीन के सामने तो एक वैसा महसूस हो रहा था फील्ड। यानी 11,000 वोल्ट के लिए जो इंसुलेशन चाहिए वो कैसा चाहिए? सॉलिड इंसुलेशन चाहिए। तो अलग अलग वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, V अपॉन R, वोल्ट पर मीटर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से फिर आयनाइजेशन होगा। तो हम यहां पर डिफाइन कर सकते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की इमेज है तुम्हारे माइंड में कि अलग अलग इंसुलेटर है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंसुलेट करने की एबिलिटी अलग अलग है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मैं दोनों लिखा रहा हूं। इट इज the minimum value of electric field, it is the minimum value of electric field, comma, which is required to ionize a given dielectric medium, which is required to ionize a given dielectric
मीडियम। और बीच में और लगाओ बड़ा सा, दूसरी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। अभी हमने डिफाइन किया मिनिमम वैल्यू कि अगर इससे ज्यादा लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन होने के बाद आयनाइजेशन हो जाएगा, नॉन कंडक्टिंग से कंडक्टिंग हो जाएगा। अब इसको दूसरी तरह से डिफाइन करेंगे, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, it is the maximum value of electric field which can be sustained, एक वर्ड यूज किया मैंने SUSTAINED, sustained, सहना, सह सकना, to bear. It is the maximum value of electric field which can be sustained by a given dielectric, sustained by a given dielectric without its breakdown, without its breakdown, बिना आयनाइज हुए जितनी मैक्सिमम वैल्यू वो सह सकता नहीं, जस्ट ये बाउंड्री लाइन वैल्यू है। इससे ज्यादा कर दिया आयनाइज हो जाएगा, इससे कम तो आयनाइज नहीं। अब इसमें एक एग्जांपल तुमको तैयार करना है। तुमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, तो इसको नापेंगे किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट में, वोल्ट पर मीटर में या फिर न्यूटन पर कूलम में। फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम, और फील्ड होता है E इक्वल टू V/R, तो वोल्ट पर मीटर, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। एग्जांपल फॉर एयर, हवा के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है फॉर एयर, इसके लिए कोई सिंबल नहीं है हमारे पास, तो कोई सिंबल नहीं है तो टर्म लिखनी होगी पूरी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इक्वल टू 3 बड़ा M बड़ा V अपॉन छोटा सूंड वाला M। अभी जितने भी टेस्ट हुए उसमें कुछ बातें सामने आई तुम्हारे लिखने का तरीका है, जितने भी बच्चे मीटर का M बड़ा बनाते हैं उनको ध्यान रखना है, मीटर का M ये वाला ही बनेगा जिसमें ये इस तरह से हाथी की सूंड जैसे लगाते हैं, और कोई M एप्लीकेबल नहीं चलेगा। तो क्या पढ़ने में आ रहा है तुम्हारे, ये प्रीफिक्स है क्योंकि बीच में मैंने हाइफन नहीं लगाया। मेगा 10⁶ वोल्ट पर मीटर। प्रैक्टिकली इसको और अच्छे से समझने के लिए इसको मैं प्रैक्टिकल यूनिट में अगर कन्वर्ट करता हूं, मैं लिखता हूं 3 छोटा k बड़ा V अपॉन mm। पढ़ो क्या लिखा है, 3 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर। आर दे इक्वल और डिफरेंट, एक ही बात है। What is physical meaning of this term? It means 1 millimeter air gap में, 1 millimeter air gap में अगर मैंने 3000 3K मतलब 3000 वोल्ट लगा दिया तो क्या होगा, आयनाइजेशन। तो सोच के बताओ, पेट्रोल इंजन वाली सभी गाड़ियों में जिनमें स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, एक इलेक्ट्रोड ऐसे, एक इलेक्ट्रोड नीचे से जा रही है, दोनों के बीच में गैप, जैसे गैस लाइटर में होता है 2 इलेक्ट्रोड के बीच गैप होता है, बाहर आउटर होती है इनर होती है, और उसमें स्पार्किंग होती है। गैस लाइटर को देखना ध्यान से आगे, कंस्ट्रक्शन पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुम पढ़ते हो केमिस्ट्री में, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिजिक्स में नहीं। किसी क्रिस्टल को प्रेशराइज करने पर चार्ज डेवलप होता है, उससे स्पार्किंग होती है। और जो स्पार्क प्लग की बात कर रहा हूं मैं, गाड़ियों में जो स्पार्क प्लग है, अगर मैं यूं कहता हूं कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का गैप है 0.5 mm, हाफ mm, आधा मिलीमीटर, तो बताओ कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाए कि बीच में हवा जो है वो नॉन कंडक्टिंग से कंडक्टिंग हो जाए, स्पार्क हो जाए। 1500 वोल्ट। 1 मिलीमीटर में स्पार्किंग करानी है तो 3000, तो आधे मिलीमीटर में स्पार्किंग करानी है तो 1500, 1500 वोल्ट। क्लियर? तो सोचो जब आसमान से बिजली गिरती है तो बादल और अर्थ के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता होगा, जिससे कि इंटरवेनिंग एयर उसका आयनाइजेशन हो जाता है। तुमने देखा लाइटनिंग स्ट्रिक्स कैसी हैं, जिग जैग, जहां रास्ता मिला वहां, कोई स्ट्रेट नहीं है, सीधी। तो अगर मॉइस्चर कंटेंट वहां मौजूद है, इंप्योरिटीज मौजूद हैं एटमॉस्फेयर में,
मॉइस्ट है एयर, तो ये काम थोड़ा आसान हो जाता है। और बादल से बिजली अर्थ तक जाती है थ्रू द कंडक्टिंग पाथ इंटरवेनिंग एयर का ब्रेकडाउन होता है, पहले आयनाइजेशन हो जाता है, कंडक्टिंग पाथ बनता है, फिर उससे बिजली नीचे जाती है। तो कई करोड़ों वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है क्योंकि इतना गैप है। तो हम रेफरेंस के लिए इस वैल्यू को यूज करते हैं। तुम्हें याद हो तो हमारा एक क्वेश्चन पेंडिंग चल रहा था, उसका जवाब यहां है। क्या हम सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर है, माइक्रोस्कोपिक पढ़ेंगे, मैक्रोस्कोपिक लार्ज अमाउंट में किसी ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं, क्या वो उतना चार्ज होल्ड कर सकता है या नहीं कर सकता है? इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ सराउंडिंग मीडियम, कि इतना चार्ज देने पर उस ऑब्जेक्ट पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप ना हो जाए कि आसपास का मीडियम उसका ब्रेकडाउन हो जाए और वो चार्ज निकल जाए, लीक होकर अर्थ में चले जाए। तो राइट डाउन द क्वेश्चन। Can a metallic sphere of radius 1 centimeter, can a metallic sphere of radius 1 centimeter mounted on insulating stand of height 1 meter, insulating stand of height 1 meter, store a charge 1 microcoulomb, स्टोर चार्ज 1 माइक्रोकूलम। अब देखो तुम्हें से कई बच्चे जो है ना माइक्रोकूलम लिखना उनको नहीं आता है, ठीक है, तो ध्यान दें, ठीक है, नहीं आता तो इसमें मेरे को कोई चीज नहीं आती है तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं, मैं उसको छुपाऊंगा नहीं। अगर मैं उसको छुपाऊंगा तो मैं कभी सीख नहीं सकता। मेरे को कोई काम नहीं आता है और मैं उसको छुपा रहा हूं, एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं कि हाँ मुझे ये काम नहीं आता है, तो मैं सीख नहीं सकता उसको कभी भी, क्योंकि मैं माइंड से क्या बोल रहा हूं, मैं तो सुपर हूं, मुझे तो सब आता है। ये तो बहुत छोटा सा काम है, माइक्रोकूलम लिखना तो बहुत छोटा सा काम है। तो पहले तो एक्सेप्टेंस देना होगा, तुम्हें अपने माइंड से ये मानना होगा हाँ हमें नहीं आता तो फिर सीखोगे। जब तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझे नहीं आता, तो अब तुम्हारा माइंड जो है एक्सेप्टेंस के मोड में आ गया। तो अब जब लिखा हुआ तुम देखोगे तो वो तुरंत ग्रैस्प कर लेगा, दोबारा गलती नहीं होगी। पर अगर तुमने आंखें चुराई कि नहीं हमको तो आता है, ऐसे बोल रहे हैं तो पता नहीं क्या, माइक्रोकूलम लिखना तो आता है, तो अब तुम सीख नहीं पाओगे। तुम अगली बार भी क्या करोगे, उसको गलत तरीके से लिखोगे। कई बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं, बोलते हैं माइक्रो का शॉर्ट फॉर्म एम, दिस इज मेगा। कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं, दिस इज मिली, 10 की पावर -3, 10 की पावर +6, दिस इज माइक्रो। तो कुछ बोलते हैं हमें नहीं लेना देना सिंबल से, हम तो पूरा लिखेंगे माइक्रो। ऐसा लिखोगे तो तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ नहीं पाएगी, पीछे रहोगे, हालांकि तुमने सही लिखा है, बट दिस इज नॉट द एफिशिएंट वे टू राइट, दिस इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। तो ये सवाल, क्या 1 माइक्रोकूलम चार्ज एक मेटल का स्फीयर जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है और ये माउंटेड है एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर जिसकी हाइट 1 मीटर है, रेफरेंस ले लिया हमने, इन एयर, क्या इतना चार्ज देने पर ये स्टोर कर पाएगा? तो हम अभी क्वांटाइजेशन से चेक नहीं करेंगे कि Q = NE, 1 माइक्रोकूलम चार्ज में n इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उससे चेक नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर डीलिंग एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, नॉट एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो कैसे चेक करेंगे कि अगर इतना चार्ज मैंने इसको दे दिया, उस चार्ज की वजह से जो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, कहीं वो फील्ड इतना ज्यादा नहीं हो जाए कि यहाँ जो हवा है उसका आयनाइजेशन हो जाए और वो चार्ज कंडक्ट कर दे और अर्थ में चले जाए। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, तुमने लिख लिया, आंसर में तुम लिख रहे हो। The electric field
developed on a sphere in this case will be, the electric field developed on a sphere in this case will be, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, इक्वल टू स्मॉल k कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। तुम चाहो तो इसको कैपिटल R में लिख सकते हो, स्मॉल r हो या कैपिटल R, हमने इसके रेडियस को माना है। वैल्यू रखी 9 into 10 की पावर 9, Q की वैल्यू 1 माइक्रो यानी 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, सेंटीमीटर को मीटर में बदला तो 10 की पावर -2 ऐसा यूनिट का स्क्वायर। सो हाउ मच वी गेट, 9 तो है ही सही, 9 में से 6 कम हो गए, 3 बचे और ये 4 और ऊपर आ गए। कितना लिखूं? यूनिट वो पर मीटर, ये उससे ज्यादा है कि कम है? ठीक है, तो हम एक्सप्लेनेशन देंगे as it is greater than dielectric strength of air, as it is greater than dielectric strength of air, comma, so surrounding air get ionized, so surrounding air get ionized, and this charge will leak to the earth, creating spark. This charge will leak to the earth creating spark. तो ये होल्ड नहीं कर सकते। क्लियर? जितना तुम्हें पढ़ाया अभी तक उसमें कोई भी डाउट है, चाहे वो आज फर्स्ट डे आया बच्चा, पहली बार क्लास अटेंड कर रहा है, जो मैंने तुम्हें अभी आज के लेक्चर में बताया अभी तक उसमें कोई डाउट है, देन रेज योर हैंड, क्लियर योर डाउट, फिर आगे चलो। दिस आर्टिकल इज ओवर। डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में इतना जानना सफिशिएंट था इस लेवल पर। इससे आगे की बात और करेंगे, थोड़ी सी बात और करेंगे न्यूमेरिकल टर्म्स में। सारा क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट था, न्यूमेरिकल के नाम पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने यूज किया। एनी डाउट? रेज योर हैंड एंड आस्क। मोटी मोटी बात करें, तुमने क्या सीखा? इंसुलेटर्स, दो कैटेगरी इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, और डाइलेक्ट्रिक की दो कैटेगरी, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर के एग्जांपल वाटर, नॉन पोलर के एग्जांपल CO2। और अगर हम किसी नॉन पोलर को पोलराइज करना चाहते हैं, देन प्रोसेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को और बढ़ा दिया तो हो जाएगा आयनाइजेशन, नॉन कंडक्टिंग से बन जाएगा कंडक्टिंग। जब तक सिर्फ पोलराइजेशन हुआ है तब तक कंडक्टिंग नहीं बना है। CO2 इज नॉन कंडक्टिंग, वाटर इज नॉन कंडक्टिंग, इंसुलेटर, वाटर इज गुड इंसुलेटर। प्योर वाटर अगर है, डिस्टिल वाटर, एक तरफ से बिजली का तार डालो, दूसरी तरफ से हाथ डालो, you will get no shock, करंट कंडक्ट नहीं होगी। जैसे उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया या नींबू, now it becomes good conductor। तो ये हमने अभी तक सीखा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है वो टर्म हमने सीखा। अब ये जो पोलराइजेशन वर्ड हमने यूज किया था, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, अभी तक हमने इसको क्वालिटेटिव पढ़ा है, डाइलेक्ट्रिक। इसको क्वांटिटेटिवली भी पढ़ना है, इसको नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से तब समझ में आएगा, बहुत अच्छे से जब हम मैग्नेटाइजेशन पढ़ेंगे। जैसे पोलराइजेशन होता है वैसे क्या होता है मैग्नेटाइजेशन। सपोज ये लोहे का टुकड़ा है, इसको मैंने सॉलिनॉइड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो इस लोहे के टुकड़े में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर तुमने एक टर्म सुनी हो, डोमेन, फैमिलियर हो क्या? स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक एंटिटी इज कॉल्ड डोमेन। इसमें एटॉमिक डाइपोल्स होते हैं, ऐसे सुन लो, जिनको जो फैमिलियर है ठीक है, नहीं फैमिलियर तो ऐसे सुन लो, कुछ नहीं लेटा। एटॉमिक डाइपोल्स होते हैं, उनका अलाइनमेंट हो जाता है, दे गेट अलाइन, यानी उनके पोल्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट हो जाता है। रेगुलर अरेंजमेंट होने से क्या है, एक पोल नॉर्थ बन जाता है, साउथ। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन।
जस्ट लाइक डाइलेक्ट्रिक्स का होता है पोलराइजेशन और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का होता है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन कितना हुआ उसको नापना है तो हम ऐसे नापते हैं कि कितने एटॉमिक डाइपोल अलाइन हो गए। जैसे जैसे एटॉमिक डाइपोल अलाइन होते जाते हैं, ये स्पेसिमेन क्या है, नमूना, सैंपल, स्पेसिमेन, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है इसका बढ़ता जाएगा। जैसे क्वांटिटी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वैसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जैसे जैसे ये पोलराइजेशन होता जाएगा, देखो पहले क्या था, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेंटर्ड था, फिर क्या हुआ, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, पोलराइजेशन हो गया, क्या बन गया, डाइपोल बन गया। डाइपोल बन गया तो इसने क्या गेन किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जब दोनों के बीच की डिस्टेंस जीरो थी तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो था। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई 12, तो इसने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट गेन कर लिया। पूरे डाइलेक्ट्रिक ने नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट गेन किया। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट गेन करेगा। तो अगर मुझे नापना है कि पोलराइजेशन कितना हुआ तो मैं कैसे नापूंगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक्वायर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बाय द स्पेसिमेन। अगर इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैं जानना चाहता हूं कि कितना मैग्नेटाइज होगा तो कैसे नापूंगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अटेन्ड एक्वायर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन, ऐसे नापेंगे। तो डिफाइन कर सकते यानी मैथमेटिकली इसको डिफाइन कर सकते हैं पोलराइजेशन को। 2014 का जो पेपर आया था मेन का, उसमें 2 नंबर में डेफिनेशन पूछी गई, 2 नंबर ज्यादा बोल दी मैंने, सॉरी, 1 नंबर में पूछा गया डिफाइन पोलराइजेशन गिव इट्स एसआई यूनिट। तो मैं सीधे क्वेश्चन सब फॉर्मेट में तुम्हें करा रहा हूं, राइट डाउन द क्वेश्चन, डिफाइन पोलराइजेशन एंड गिव इट्स एसआई यूनिट। तुमसे ये भी पूछ सकते हैं वेक्टर है कि स्केलर है और वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन बताओ, सारी बात हम कर लेंगे आंसर में। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हम डिफाइन कर चुके हैं, अब मैथमेटिकल फॉर्मेट में इसको डिफाइन कर रहे हैं। लिखोगे इट इज डिफाइंड एज electric dipole moment acquired 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 प्राप्त करना per unit volume, acquired per unit volume by the specimen sample, that is, देखो एनसीईआरटी में पोलराइजेशन के लिए जो सिंबल यूज किया है उन्होंने यूज किया है बोल्ड लेटर पी। मेरे पास डिस्टिंग्विश करने के लिए बोल्ड और लाइट नहीं है, ज्यादा अच्छे से इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, तो मैं क्या करता हूँ, डबल बॉन्ड बना रहा हूँ पी को, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड। सो दिस पी रिप्रेजेंट्स पोलराइजेशन और ये किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का सिंबल भी पी होता है, इसलिए मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए इसको डबल बॉल किया, इसको सिंगल बॉल, पी अपॉन वॉल्यूम, ये लैंग्वेज में लिखा है। तो यूनिट क्या बनी, पी होता है Q इंटू 2L। तो जब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, जिसकी ऐसा यूनिट क्या है, कूलम मीटर, और नीचे वॉल्यूम यानी मीटर क्यूब, तो क्या हो गया ये, कूलम पर मीटर स्क्वायर। किसके बराबर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, उसको भी कूलम पर मीटर स्क्वायर में नापते हैं, और पोलराइजेशन वेक्टर को भी कूलम पर मीटर स्क्वायर में नापते हैं। कैसी क्वांटिटी दिख रही है, स्केलर की वेक्टर, और डायरेक्शन किधर है, जिधर पी की है, पी की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू। अब मैं सिमेट्री में यहीं से तुम्हें मैग्नेटाइजेशन में ले जाऊं तो वहां पर मैं डिफाइन कर सकता हूं, रेफरेंस साइड में लिखना चाहो तो लिख लो, समझ
समझ में अभी आने के एक्सपेक्टेशन अगर लो रखोगे ना तुम अपने, तो खुश रहोगे। तुम सोचो सबको समझ में आ जाए, अभी एक्सपेक्ट मत करो, छोड़ दो, बस खाली कोशिश करो हाँ ऐसा ऐसा कुछ होता है, ऐसा सीखना है। तो सिमेट्री देखो, इसकी सिमेट्री बिठा रहा हूं, जैसे पोलराइजेशन, वैसे मैं तुमको बोला मैग्नेटाइजेशन। अब मैग्नेटाइजेशन को मैं सिंपल कैपिटल एम से दिखा देता हूं। कैपिटल एम इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटाइजेशन। It is equal to magnetic dipole moment acquired by specimen per unit volume, and magnetic dipole moment is represented by mu. Magnetic dipole moment per unit volume. Magnetic dipole moment आगे तुम पढ़ोगे एम्पियर मीटर स्क्वायर में नापते हैं। यूनिट फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब, एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब, एम्पियर पर मीटर। तुमसे एक गलती और हुई है, कॉमन मिस्टेक कई बच्चों ने। फॉर एग्जांपल तुमसे पूछा था पेपर में ऐसा यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एंड सिंपली इट इज कूलम इनटू मीटर। तुम बोलते कूलम इनटू मीटर हो, लिखते वक्त क्या कर देते हो? कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं क्योंकि आदत वो पड़ी हुई है। कूलम पर मीटर गड़बड़ हो जाता है, तो ध्यान रखना है इनटू है तो मल्टीप्लाई वाली रिलेशनशिप में पर लगा दिया तो डिवीजन वाली रिलेशनशिप होगी, ये गलत है। तो थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ काम करना है। ओके, दिस आर्टिकल इज ओवर, इसमें इतना ही पढ़ेंगे हम। एक टर्म है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, वो यहां पे समझ में नहीं आएगी, उसको मैग्नेटिज्म में समझेंगे। नाम लिख दो रेफरेंस साइट में और सिंबल बना दो, जिससे दोबारा जब पढ़ेंगे तो फिर सुना सुना लगेगा, सुना सुना नहीं लगेगा, फैमिलियरिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक SUSCEPT एबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, सिंबल इज काई, इसको बोलते हैं काई, CHI काई। एक्स में एक टांग सीधी बनाओ, एक घूमी हुई बनाओ, काई सबस्क्रिप्ट E, क्योंकि corresponding मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी होती है, तो वहां काई सबस्क्रिप्ट M से दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे काई सबस्क्रिप्ट E से। तो आज तुमने कुछ नई चीजें सीखी। नेक्स्ट पार्ट कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस का प्री रिक्विजिट्स था। जैसे निबंध लिखते हो कोई, तो पहले आता प्रस्तावना, तो प्रस्तावना थी। अब आगे की बात, कैपेसिटेंस। फिर से एक नई क्वांटिटी हम सीखने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले तो हमने चार्ज के बारे में सीखा, फिर नई क्वांटिटी आई फोर्स, फिर आया फील्ड, फिर आया पोटेंशियल, फिर आई पोटेंशियल एनर्जी, फिर आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देन डाइलेक्ट्रिक्स आ गए, और अब कैपेसिटेंस। तो अगर वर्ड बोलते हैं कैपेसिटी, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? स्टोरेज एबिलिटी। एक बाल्टी है, उसमें 10 लीटर पानी आ सकता है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है? 10 लीटर। ऐसे ही जब चार्ज को स्टोर करने की बात आई कि हमें चार्ज स्टोर करना है, पानी स्टोर नहीं करना, अब की बार हमको चार्ज स्टोर करना है। तो मॉडल एकदम सिमेट्रिकल है। एक कंडक्टर, उसको हम चार्ज दे रहे हैं, चार्ज जा रहा है उसके ऊपर। एक बाल्टी नल के नीचे लगा दी, नल चालू कर दिया, पानी भर रहे हैं, पानी भर रहा है उसके अंदर। जैसे जैसे पानी का अमाउंट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वाटर का लेवल बढ़ता जाएगा। लेवल इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ वाटर। जैसे जैसे इस कंडक्टर पे चार्ज आता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, वैसे वैसे इस कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंबल V, चार्ज Q, V प्रोपोर्शनल Q। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे। V प्रोपोर्शनल Q है तो मैं Q प्रोपोर्शनल V भी लिख सकता हूं। Q प्रोपोर्शनल V लिखकर मतलब यहां ऐसा रिलेशन है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि अगर V प्रोपोर्शनल Q हो तो मतलब X प्रोपोर्शनल Y हो तो Y भी X के प्रोपोर्शनल हो। दिस इज नॉट नेसेसरी और इट इज नेसेसरी। बताओ, नमकीन बनाने वाली मशीन देखिए, ऐसे इसमें एक प्लंजर होता है, उसको दबाया तो फिर नीचे से नमकीन पे प्रेशर पड़ता है, पिस्टन आगे मूव करता है, तो उसको दबाने से पिस्टन आगे जा रहा है, उसको रिवर्स मूवमेंट देंगे तो पिस्टन पीछे आएगा क्या? नहीं आएगा। तो x is proportional to y but y is not proportional to x। तो हर जगह ऐसा नहीं होता, जहां होता है वहां लिख सकते हैं। तो यहां ऐसा है q प्रोपोर्शनल v है या v प्रोपोर्शनल q है। बोलेंगे ज्यादा लेवल मतलब ज्यादा पानी, तो q प्रोपोर्शनल v के बाद साइन हटाया तो एक कांस्टेंट लगाया, दैट कांस्टेंट इज c, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ये वैसे ही है जैसे ओम्स लॉ में तुम बोलते हैं v प्रोपोर्शनल i, अब एक कांस्टेंट लगाते हो, प्रोपोर्शनल का साइन हटा दो, दैट कांस्टेंट इज r। सिमेट्री है पूरी फिजिक्स में। मेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में तुम्हें तीन एलिमेंट्स पढ़ने, R, L एंड C। तो C तो आ गया Q प्रोपोर्शनल V वाले रिलेशन में, R आ जाएगा V प्रोपोर्शनल I वाले रिलेशन में, ऐसे ही L आएगा आगे, वहां पे भी प्रोपोर्शनल साइन होगा। किस में आएगा वो? 5 प्रोपोर्शनल I, 5 फ्लक्स, और ये कौन सा वाला फ्लक्स होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। 5 प्रोपोर्शनल I, करंट के प्रोपोर्शनल होता है 5। फिर अब यहां कांस्टेंट लगाएंगे तो क्या आएगा? 5 इक्वल टू Li, वहां L आ जाएगा। तो सिमेट्री है तीनों रिलेशन में। अगर ये सिमेट्री तुम्हें समझ में आ गई तो फिजिक्स बहुत आसान है, हर जगह सिमेट्री। तो कैपेसिटेंस तुमने हेडिंग लगाया, यहां पे लिखोगे when we give some charge capital Q, some charge capital Q to a conductor gradually की इंपॉर्टेंस जानते हैं सब लोग? डिफरेंस आ जाएगा। ग्रेजुअली, इफ वर्ड ग्रेजुअली इज नॉट देयर, हमने चार्ज फास्ट दिया तो वर्क विल बी डिफरेंट, कॉमा, देन इट्स पोटेंशियल राइजेस प्रोपोर्शनेटली, then its potential rises proportionately। धीरे धीरे हमने चार्ज दिया, धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ा। So we may write V proportional Q, V proportional है Q के। Also मैं इसका उल्टा भी लिख सकता हूं। उल्टा क्यों लिख रहा हूं उसका रीजन बताऊं। Q proportional V, उल्टा इसलिए लिख रहा हूं कि अगर मैं V प्रोपोर्शनल Q में कांस्टेंट लगाता हूं तो मुझे कांस्टेंट लगाना होगा 1/c, जबकि मैं लगाना चाह रहा हूं C। तो C यहां पर लिखना आसान हो। जैसे तुम अगर लिखो I प्रोपोर्शनल V तो तुम्हें कांस्टेंट क्या लगाना होगा? 1/r। कांस्टेंट चेंज हो जाएगा और Q equal to CV here, C equal to Q by V is called capacitance of the conductor C को हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ऐसा यूनिट कैपेसिटेंस को नापने के लिए वेक्टर या स्केलर तुम जज कर सकते हो। ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, कैपेसिटेंस भी स्केलर है, रेजिस्टेंस भी स्केलर है, इंडक्टेंस भी स्केलर है। तो इसके ऐसा यूनिट कूलम
चार्ज को नापा, वोल्ट पोटेंशियल को नापा, कूलम पर वोल्ट। जैसे जूल पर कूलम को वोल्ट बोलते हैं, वैसे कूलम पर वोल्ट को क्या बोलते हैं? कैपिटल एफ से दिखा, इट इज कॉल्ड फैराडे। फैराडे के नाम पर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फैराडे के नाम पर दो यूनिट बनाए हमने, एक तो फैराडे इटसेल्फ, फैराडे इज लार्जेस्ट यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ चार्ज, उसको भी कैपिटल एफ से दिखाते हैं। एंड फैरेड को, इसको भी कैपिटल एफ से दिखाते हैं। जहां कैपेसिटी का रेफरेंस आएगा कैपिटल एफ का मतलब फैरेड, जहां चार्ज का रेफरेंस आएगा कैपिटल एफ का मतलब फैराडे। तुमने सीखा था जब कूलम की बात चली थी, कूलम इज वेरी वेरी लार्ज यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ चार्ज। रीजन क्या था? एक कूलम चार्ज ट्रांसफर करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर होना पड़ रहा था? अराउंड 10⁻18, 10,000 करोड़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से जाके कूलम चार्ज आ रहा था। सच ए लार्ज नंबर, तो कूलम इज सच ए लार्ज यूनिट, और ये आ रही है न्यूमरेटर में, तो सोचो फैरेड भी कैसी होगी? वेरी लार्ज यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। तो हम क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स लगाएंगे, माइक्रोफैरेड, पिको फैरेड। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 फैरेड, छोटा p लगा दिया, पिको यानी 10⁻12 फैरेड। फैरेड इज आल्सो वेरी लार्ज यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या होगी? जैसे चार्ज के लिए थी स्टेट कूलम, याद है? भूल गए? 1 कूलम इज हाउ मच स्टेट कूलम? याद करके बताओ। स्पीड ऑफ लाइट से लिख किया था 3 × 10⁸, स्पीड ऑफ लाइट 1 ज्यादा बढ़ा दी पावर, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। सिमिलरली यहां पर सीजीएस यूनिट स्टेट फैरेड। और तुम्हारे लिए एक्सरसाइज है, ये चेक करना है तुमने 11th में क्या सीखा यूनिट्स एंड डायमेंशन में। कन्वर्ट 1 फैरेड इनटू स्टेट फैरेड। 1 फैरेड में कितने स्टेट फैरेड होंगे? जस्ट कैलकुलेट इट। कन्वर्ट ऐसा इनटू सीजीएस। जो इसका सही जवाब सबसे पहले बताएगा वो होशियार, वो फर्स्ट आ जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है हर एक को? क्या पूछा है? क्लियर है? ओके, कन्वर्ट इट। ट्राई मोर। और कोशिश करो। स्क्रैच कार्ड होता है ना, इनाम निकलना है कि नहीं निकलना है, स्क्रैच किया, better luck, try again। और कोशिश करो। बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना जरूरी है। अगर तुम्हारे फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो तुम अटकोगे। सब्जेक्ट को उसके फंडामेंटल से सीखोगे तो क्वेश्चन चाहे भारी हो चाहे हल्का हो, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाथ ऊपर करो फिर जवाब दो। हाँ बोलो। 9 × 10⁻11। करेक्ट आंसर 9 × 10⁻11। हाउ
देखो 1 farad equal to 1 coulomb upon 1 volt. Agree? Convert coulomb into CGS. 3 into 10 to the power 9 state coulomb. Now convert volt into CGS. साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं. 1 वोल्ट में कितने स्टेट वोल्ट होंगे? 1 वोल्ट इज 1 जूल अपॉन 1 कूलम. इस तरह से लिख सकता हूं. V is W by Q. Work done per unit charge. 1 जूल अपॉन 1 कूलम. 1 जूल में कितने CGS यूनिट? You should know 10 to the power 7 अर्ग. 1 न्यूटन में 10 to the power 5 डाइन होते हैं और 1 जूल में 10 to the power 7 अर्ग होते हैं. 1 कूलम 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलम. अर्ग अपॉन स्टेट कूलम इज स्टेट वोल्ट. 1 upon 300 स्टेट वोल्ट. ये भी पता चल गया तुम्हें 1 वोल्ट में कितने स्टेट वोल्ट. स्टेट वोल्ट बड़ा है कि वोल्ट बड़ा है? वोल्ट का बड़ा है. स्टेट वोल्ट बड़ा है. एक स्टेट वोल्ट में 300 वोल्ट आ रहे हैं. So write down here 1 by 300 state volt. So answer is here 9 into 10 to the power 11 state farad. जिसे नहीं समझ में आया हाथ ऊपर करो पूछो. और अपने आप से सवाल करो इसमें तुम क्या क्या चीज नहीं जानते थे. अगर तुम ये नहीं जानते थे कि 1 जूल में 10 to the power 7 अर्ग होते हैं तो तुम्हें जानना चाहिए. इसके लिए पेज पलटो. फैमिलियरिटी मेंटेनिंग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज पार्टिसिपेट करो उसमें. जो नए बच्चे हैं वो फिजिक्स लैब में जाकर वीडियो लेक्चर देखो. शुरू के लेक्चर्स में क्या सिखा दिया. और जो बच्चे पुराने हो चुके हैं वो कोशिश करो एक भी लेक्चर मिस ना करो. मिस होते ही उसको कंपेंसेट करो. लैब में जाकर वीडियो देखो जिससे क्लासेस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन पाए तुम्हारी. क्लियर है? आगे चले. किसी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे. हमें पता है C कितना है? Q by V है. तो अगर किसी स्फेरिकल कंडक्टर को Q चार्ज दिया जिसकी वजह से उस पे पोटेंशियल डेवलप हो गया V, तो उसकी कैपेसिटी कितनी? Q by V. तो सब हेडिंग. एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर. एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ spherical conductor of radius capital R. शॉर्ट फॉर्म्स को मत भूलना. Here is conductor of radius capital R. डायग्राम से क्लियर है. से Q चार्ज दिया गया. किसी कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं तो सारा का सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो चार्ज इसकी आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया. उसकी वजह से इसने कुछ पोटेंशियल गेन किया. कितना? V इक्वल टू KQ बाय R. पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ बाय R. इक्वी पोटेंशियल है. ऑल कंडक्टर्स आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस. पूरे पर पोटेंशियल सेम होता है. तो तुम लिख सकते हो. जो नए बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए व्हाट इज मीनिंग ऑफ SID डॉट डैश डैश. सिचुएशन इज एज शोन इन फिगर. Here C equal to Q by V, but V equal to small k Q upon R. Small k is electrostatic constant जो होता है 1 upon 4 by epsilon 0. Putting this value we get C equal to
Q upon K Q by R. Q get cancelled and we get R by K, or we can write it like this. K को क्या लिखेंगे? 1/4 pi epsilon 0. So it becomes 4 pi epsilon 0 times R. फॉर्मूला आ गया हमारे पास कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर. या तो बोलो R by K या बोलो 4 pi epsilon 0 R. फिर चेक करते हैं तुमने अभी क्या सीखा. यूनिट कन्वर्जन जो अभी बताया, कितना उसमें सीखा तुमने. इन CGS K की वैल्यू निकालो कितनी होती है. फाइंड वैल्यू ऑफ K इन CGS. तुमको पता है K is 9 into 10⁹ Newton meter square upon Coulomb square. Now convert it into CGS. ठीक. जब भी तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कोई न्यूमेरिकल CGS में अगर सॉल्व करते हो तो तुम्हें K को रखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज K इज 1. फॉर्मूला जो था K Q1 Q2 by R square वो रिड्यूस हो जाएगा, वो रह जाएगा खाली Q1 Q2 by R square. फील्ड का फॉर्मूला रह जाएगा Q by R square. पोटेंशियल का फॉर्मूला रह जाएगा Q by R. पोटेंशियल एनर्जी का रह जाएगा Q1 Q2 by R, क्योंकि हर जगह K कितना हो जाएगा 1. तो कैपेसिटी का फॉर्मूला कितना आसान हो गया. C equal to R because K becomes 1. तो अगर तुम्हें CGS यूनिट में कैपेसिटी निकालनी है किसी स्फेरिकल कंडक्टर की, तो उसकी रेडियस को सेंटीमीटर में एक्सप्रेस कर दो, बस इतना काफी है. रेडियस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते तुम्हें कैपेसिटी किसमें मिल जाएगी? स्टेट फैराड. बात आई समझ में? नहीं आई? आगे तो राइट डाउन ए क्वेश्चन. अज्यूमिंग, तुम्हारे पास ऑप्शन है या तो लिखो R या लिखो T. अज्यूमिंग R अर्थ, डिपेंड करता है तुम पृथ्वी को कितना अपना समझते हो. पेड़ वगैरह लगाते हो, पेड़ों का ध्यान रखते हो नहीं रखते हो. टी अर्थ भी लिख सकते हो अगर तुम्हें लगता है कि नहीं पृथ्वी से ज्यादा कोई और दूसरा ग्रह तुम्हें पसंद है. जैसे पिक्चर में दिखा रहे हैं एलियन हमारे बीच आके रह रहे हैं, जैसे पिक्चर में दिखा रहे हैं, तो जो कोई एलियन होगा वो लिखेगा दी, अज्यूमिंग द अर्थ, और जो पृथ्वीवासी होगा लिखेगा आर अर्थ. Assuming our Earth to be a spherical conductor of radius, हम अर्थ को कंडक्टिंग मानते हैं. स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस, कितनी रेडियस है अर्थ की? 6400 किलोमीटर. 6400 किलोमीटर. कॉमा, find its capacity. Find its capacity in SI and CGS unit. Find its capacity in SI and CGS unit. कर सकते हो? तो नेक्स्ट ट्रेन पे डिस्कस करेंगे आगे. आज के लिए काफी.
थैंक यू। जिन बच्चों को टेस्ट कॉपी नहीं मिली है